लाइफ इज़ नॉट ईजी हियर। अब इंडिया से तुरंत तुरंत आए हैं तो इट्स हॉरिबल। कि अगर आपको डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप राइट अवे जाके वॉक-इन आपको नहीं कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और कभी-कभी वो 1 महीने और 1.5 महीने बाद की भी मिलती है। वीकेंड 150-200 यूरो की तो शॉपिंग हो ही जाती है ग्रोसरी की। फिनलैंड ओवररेटेड है या अंडररेटेड है? अंडररेटेड है। अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ हैं मेरी छोटी बहन छवि, जो कि रहते हैं फिनलैंड के एक शहर में जिसका नाम है एस्पू। और बातें करेंगे हम लोग रोटी कपड़ा और मकान के बारे में फिनलैंड में। सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन छवि का। छवि फिनलैंड में करीबन 14 साल से रह रही हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। इनको फिनलैंड का पासपोर्ट मिल गया, अब ये फिनिश सिटीजन है। तो हाँ, मुझे फ़िनलैंड मैं 2012 में आई थी। उसके बाद फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे होती है, जो चैलेंजेस इंडियंस और कोई भी फॉरेनर यहाँ पे फेस करता है, द फर्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज। तो सबसे पहला मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं लैंग्वेज सीखूँ। उसके अलावा यहाँ पे फिनिश सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के लिए या फिर इन जनरल आपको कुछ भी करने के लिए आई थिंक फिनिश लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 10-12 साल पहले सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि यहाँ पे आप आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, क्योंकि तब बहुत कम इंडियंस थे। अब केस अलग है, अब लोग आते हैं और इजीली फ्रेंड से बन जाते हैं। तो पहली चीज़ कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आप 4.5 साल फिनलैंड में रह चुके हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। 2018 में एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था एंड देन फिर मुझे सिटीजनशिप मिल गई थी। और एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, फिनिश सिर्फ इन्होंने सीखी नहीं, सिखाई भी। इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने काफ़ी कुछ 6 महीने साल भर के आसपास पढ़ाया पढ़ाया लोगों को फिनिश। उसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ के जो गवर्नमेंट फिनिश स्कूल्स होते हैं वहाँ पे मैं इमिग्रेंट बच्चों को पढ़ाती थी, फिनिश सिखाती थी, इंग्लिश सिखाती थी। एंड बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड था, देन एट सम पॉइंट मैं यहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चों को भी लर्निंग में हेल्प करती थी। क्योंकि फिनलैंड में ऐसा है कि इन जनरल नॉर्मल यहाँ के स्कूल्स में स्पेशल किड्स के लिए ये फैसिलिटी है कि ग्रेड 1 से किसी स्कूल में 8 से 10 स्पेशल किड्स हैं, लाइक ऑटिज़म, ADHD। तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास फॉर्म होता है जहाँ पे कि स्पेशल टीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प कर सकें। फिनलैंड ही क्यों? फिनलैंड मेरे वजह से ऑप्शन नहीं था, इट वाज नॉट अ चॉइस फॉर मी। क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट या एज अ अपना करियर परस्यू करने यहाँ पे नहीं आई थी। मैं आई थी बिकॉज मेरे हस्बैंड, मेरी जिनसे शादी हुई थी 2012 में, वो ऑलरेडी यहाँ पे थे पिछले 7 सालों से। एंड वो नोकिया में काम करते हैं। सो दैट वाज द रीज़न वाई क्यों मैं फिनलैंड आई। तो पहला रिएक्शन क्या था आपका फिनलैंड आके, और क्या कल्चरल शॉक लगा? पहला रिएक्शन तो ये था कि कहीं भी आप इंडिया से जब बाहर जाते हो, हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, हम लोग इतना यूज़ टू होते हैं लोगों से, चीज़ों से, एक दूसरे से लगता है कि और आई मीन माहौल दूसरा होता है। बट आप जब किसी भी ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे शांत जगह है, विंटर बहुत लंबे होते हैं, प्लस आपका सोशल सर्कल नहीं है अगर वहाँ पे, देन इट्स रियली चैलेंजिंग। स्टार्टिंग के 2-3 साल लाइक एनीवन एल्स मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप लैंग्वेज सीख लेते हो, देन यू फील लाइक कि आप आई थिंक नॉट ओनली इन फिनलैंड, मैं किसी भी कंट्री में अगर कोई भी फॉरेनर रह रहा है तो मैं तो उसको हमेशा ये बोलूँगी कि लैंग्वेज सीखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब आप आपको बेसिकली लगेगा यू बिलोंग टू दैट प्लेस। एग्जैक्टली आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे अगर आप फिनलैंड आना चाहें तो आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा, और हाइप कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट सेट कर देते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं ओडी सेंट्रल लाइब्रेरी हेलसिंकी का है, उसके 3rd फ्लोर पे बैठे हैं। ओपन एयर टेरेस है, और हमारी किस्मत से अभी यहाँ बारिश बंद हो गई, धूप काफ़ी बढ़िया चटकीली निकली हुई है, और पीछे है हमारे बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी। ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे एजुकेशन की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और मेरे ख्याल से इंडिया में फिनलैंड का नाम एजुकेशन और हेल्थ केयर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब फिनलैंड को लोग एसोसिएट करते हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन से। क्या है ऐसी खासियत छवि एजुकेशन की यहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम काफ़ी फ्री फ्लोइंग है। फ्री फ्लोइंग का मतलब कि बच्चों के ऊपर इंडिया में जैसे कि बिल्कुल प्रेशर होता है पढ़ाई का, कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ें पढ़ा रहे हैं और फिर उसको प्रिपेयर करा रहे हैं और एग्जाम्स में जाके लंबे लंबे थियरीज लिख रहे हैं। वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं जा करके। अगर साइंस में पढ़ा रहे हैं, अगर बॉटनी पढ़ा है, अगर पॉसिबल है कि नियर बाई कोई फॉरेस्ट है तो बच्चों को वहाँ पे ले जाके चीज़ें दिखाएंगे, रियल लाइफ सामने एक्सपीरियंस से कराएंगे। ज़्यादा कराते हैं। एग्जैक्टली। और अगर
कंटेंट कुछ ऐसा है जिसका कि मटेरियल, आई थिंक अब ये इंडिया में भी होगा, बट मटेरियल अवेलेबल है तो उसको वीडियो के थ्रू, उसको म्यूज़िक के थ्रू, उसको डिस्कशंस के थ्रू पढ़ाते हैं रादर देन जस्ट टेक्स्ट समझ बुक। मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सकते हैं। हाँ। और प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एजुकेशन का पार्ट फ्री है और कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पे करना होता है? यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे इवन लुकियो जो कि हमारे यहाँ हाई स्कूल बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन या वो फ्री है। फिर कॉलेज में भी मोस्टली पढ़ाई फ्री है, बट जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, यूरोप के बाहर हैं, उनकी है फिर वहाँ पे मतलब रेजिडेंट्स के लिए सब फ्री है, लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। फॉरेनर्स मोस्टली प्रेफर करते हैं, जैसे हेलसिंकी, एस्पो एंड वांता की वो इंग्लिश स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में भेजें, वो भी फ्री है। और हेलसिंकी में दो इंटरनेशनल स्कूल हैं जिसमें से कि एक फ्री है और एक ऐसा है जिसपे कि मोस्टली एक्सपैट के बच्चे आते हैं पढ़ने, विच इज़ नॉट फ्री। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया है फॉर सम रीज़न इन एस्पो इंटरनेशनल, सो आई नो अ फ्यू फैमिलीज जिनके कि बच्चे फिर वो अप्रॉक्सीमेटली कितना पर एनम का एक्सपेंस होता है उसमें? मंथली इट्स अराउंड 1500 यूरोज। यूरो पर मंथ। यस, पर मंथ। और जैसे तुमने भी यहाँ पे पीजी किया है? हाँ, बट मेरे लिए फ्री था क्योंकि मैं तब तक फिनिश सिटीजन थी। अच्छा। तो मैंने पढ़ाई फ्री में करी है। तो फिनिश सिटीजन होने का फ़ायदा उठा छवि ने, इनको पे नहीं करना पड़ा अपने पीजी के लिए। इन्होंने पीजी इंडिया में भी किया था 2 बार शायद, और एक बार यहाँ पर भी किया। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। इंडिया और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में अगर एक लाइन में डिफरेंस बताना है तो क्या डिफरेंस होगा? नो प्रेशर इन फिनलैंड, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे, जैसे क्लास में मैक्सिमम 25 बच्चे हो सकते हैं, 20 से 25 इज़ द नंबर। और यहाँ पे फोकस उन बच्चों पे ज़्यादा होता है जिनको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर कोई बच्चा फटाफट मैथ में तेज़ है फॉर एग्जांपल, और वो फटाफट चीज़ें करके बैठ जाता है तो ठीक है, बट जो नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और टीचर, हर एक क्लास में टीचर के साथ एक टीचर असिस्टेंट भी होती है जो कि उनको एक्स्ट्रा हेल्प करती है। चाइल्ड टू टीचर रेशियो बेटर होगा मेरे ख्याल से इंडिया के मुकाबले। हाँ। इंडिया में एक क्लास में मेरे ख्याल से इजीली 40 से 50 बच्चे 50 होते तो हैं। होते ही हैं। हाँ। यहाँ पे 20 से 25 होते हैं। Yes. काफ़ी पढ़ाई की तुमने यहाँ पे। जेन्युइनली जितना ये जो सिस्टम बनाया गया है, खुद एक्सपीरियंस कैसा किया? मतलब डेफिनेटली जो एजुकेशन हम इंडिया में देते हैं उससे बेटर है, या सिर्फ कहने के लिए कि ये अच्छा सिस्टम है, लेकिन पर्सनली उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, पर्सनली फ़र्क पड़ता है आई थिंक। और एटलीस्ट अब गैप भी बहुत ज़्यादा है। जब मैंने पढ़ाई करी थी इंडिया में और जब मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया, बहुत ही वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लर्निंग में भी इन सालों में बहुत गैप आ चुका है। बट इन जनरल अगर बात करें, जैसे मैं अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई देख रही हूँ तो मुझे लगता है प्रेशर नहीं है, बट दे गो स्लोली, दे टेक एवरीथिंग ईजीली, लेकिन फिर फोकस रहता है पढ़ाई पे। उनको मजा आता है, वो जाना उनको चाहते हैं। मज़ा आता है करने, मतलब जैसे बच्चों का ये हाल होता है कि वो एक भी दिन स्कूल नहीं मिस करना चाहते हाँ, हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज ही हमने बच्चों को बोला कि चलो साथ में घूमने चलते हैं, तो एक ने बोला कि मेरी छुट्टी होगी 1:15 पे, उसके बाद मैं जा सकती हूँ। एक ने बोला 2 के बाद जा सकती हूँ। स्कूल नहीं मिस करेंगे, चाहे कुछ भी दे दीजिए आप। तो एजुकेशन ऐसा नहीं, फोर्स नहीं किया जा रहा है, वो लोग एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं। तो डिफरेंस है, जेन्युइनली डिफरेंस है। जो सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया है वो बहुत बेहतर है जो सिस्टम इंडिया में है उससे। यहाँ पे इंग्लिश में कितनी पढ़ाई होती है? इंग्लिश में इंटरनेशनल स्कूल में सेम फिनिश कुरिकुलम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ओके। बट सिर्फ जो फिनिश स्कूल होता है उसमें ग्रेड 1 से बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से शुरू कराते हैं, ABCD, एंड देन उसके आगे गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, बट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंटरनेशनल स्कूल में भी और फिनिश स्कूल में भी। तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ किस चीज़ के लिए ज़्यादा आते हैं, किस पढ़ाई के लिए? जो सिर्फ एजुकेशन के लिए हाँ, अब ऑल्तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग, देन बिजनेस मैनेजमेंट और ये अच्छा। सारी चीज़ें। मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, यहाँ लोग ट्यूशन लेते हैं स्कूल के बाहर? ट्यूशन का सिस्टम होता है? ट्यूशन का सिस्टम नहीं होता है, बट ये अभी रिसेंटली पता चला है कि जिन बच्चों को हाई स्कूल में अपना ग्रेड मेंटेन करना होता है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो मैंने सुना है कि वो लेते हैं ट्यूशन लेते हैं।
बट वो भी अगेन आई हैव नेवर हर्ड एनी फिनिश फैमिली और पर्सन टेकिंग। ये जो मैं बता रही हूँ वो हमारे फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि दे आर फ्रॉम इंडिया और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बिकॉज बेटर हो। कॉलेज में एडमिशन हाई स्कूल के मेरिट पे मिलता है, तो उसके लिए मैंने सुना है कि लोग लेते हैं प्राइवेट ट्यूशन्स इंडिया से ऑनलाइन मोस्टली। बट यहाँ पे ट्यूशन सिस्टम ऐसा अच्छा, यहाँ पे बैठ के इंडिया से ट्यूशन लेते हैं। यस, हाँ। ओके तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग ट्यूशन दे सकते हैं तो फिनलैंड में लोगों को अप्रोच कीजिए ट्यूशन देने के लिए। एजुकेशन के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी था इतना। आपके दिमाग में कोई सवाल होगा कमेंट में पूछिएगा, कभी छवि खाली होगी या फ्री होगा, मेरे पास आंसर होगा तो आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं सेलो मॉल के अंदर। यहाँ पे 2 बड़े हाइपर मार्केट्स हैं, के मार्केट, के सिटी में, मैं नाम बार बार बोल देता हूँ तो छवि बता रही, के सिटी मार्केट है और प्रिज्मा। हमारे वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रोटी यानी कि खाने का क्या हिसाब किताब है फिनलैंड में। तो छवि बेसिकली बताओ कि कितना एक्सपेंस हो जाता है यूजुअली एक फैमिली का, अगर 2 एडल्ट्स हैं और 2 बच्चे हैं तो महीने के अंदर। इट डिपेंड्स व्हाट यू ईट, बट हम लोग जैसे एवरी वीकेंड 150-200 यूरो की तो शॉपिंग हो ही जाती है ग्रोसरी की, एक्सक्लूडिंग हमारा इंडियन ग्रोसरी जो कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सारा अपना वो राशन। वो लीडिंग क्वेश्चन था इंडियन ग्रोसरी वाला। तो 150 से 200 यूरो का पर वीक का शॉपिंग है, काइंड ऑफ हो जाता है, थोड़ा कम कभी कभी हो तो 100 पे भी, हाँ, बट यार मतलब 400 से 500 महीने का। 150, हाँ। 400-500 का एक्सपेंस है ऑन एन एवरेज। इंडियन ग्रोसरी नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडियन ग्रोसरी आसानी से मिल जाती है, मुश्किल होता है? बिल्कुल इजीली मिल जाती है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो लिप्पावर एरिया में। यहाँ पे अब तो 2-3 मतलब 3-4 एशियन स्टोर्स हैं और पर्टिकुलरली इंडियन ग्रोसरी भी मिल जाती है। अब यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। बिल्कुल। और सब्जियाँ भी मिल जाती और है। इंडिया से कितना महंगा है वो प्रोडक्ट्स यहाँ, जैसे आशीर्वाद का आटा लेना हो या चावल लेना हो कोहिनूर का, 3 टाइम्स इंडियन प्राइस में। तो दोनों स्टोर्स तुम्हारे फेवरेट है, प्रिज्मा भी और ये भी? मार्केट, हाँ हाँ, हम लोग अपने बेसिक ग्रोसरीज लाइक फॉर एवरीडे हम लोग यहीं पे आते हैं, ये सब कुछ। तो अभी हम लोग प्रिज्मा में चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। तो वेजिटेरियन फूड का एज सच दिक्कत नहीं है, फिनलैंड में मिल जाएगा आपको खाना ग्रोसरी स्टोर्स में। ये कौन सा ऑयल यूज़ करते हो? अपने इंडियन कुकिंग के लिए तो मस्टर्ड ऑयल भी ले जाते हैं, बट सनफ्लावर। 3 यूरोज़ का सनफ्लावर का 1 लीटर का बॉटल है। जितने तरीके का आप ऑयल सोच सकते हो वो सारे ऑयल्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे फ्लेवर्ड मेयोज और अलग अलग तरह के डिप्स हैं। प्राइसेस मैं बता रही हूँ, पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटी आपको रफली आइडिया मिल जाएगा। सॉल्ट की भी इतनी वैरायटी होती है ये नहीं पता था। ये सारे बियर्स हैं, लॉन्ग ड्रिंक विद जिन 1.69 पर केजी। बनाना, ये स्टिल वाटर है 1.5 यूरो का 1.5 लीटर। पानी महंगा है, लेकिन महंगा इसलिए क्योंकि यहाँ का टैप वाटर क्लीनेस्ट माना जाता है, आपको बॉटल्ड वाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सब्जियों का आइडिया दे दो, कितने कितने की मिल रही सब्जियाँ? आलू है 1.89 पर केजी, जुकीनी है 3 यूरो पर किलो, ऑरेंजेस, सबके प्राइसेस देख लीजिए आप, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सबसे बड़ा स्टोर, वन ऑफ द चीपेस्ट है। यहाँ पे प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे कितने कितने के क्या क्या मिल रहे हैं। मैंगो है 3.69 पर केजी, प्राइसेस देख लीजिए आप लोग। कोक की 3 लीटर की बोतल है 3.83 यूरो। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी, यहाँ पे नान भी मिल रहा है, 1.98 का है। ये 98 सेंट का है वाइट ब्रेड, रेगुलर ब्रेड। और बेसिकली इधर दूध का सेक्शन है, और जो फुल क्रीम दूध है वो आता है 1.39 यूरोज़ का। दूध ही एक ऐसी चीज़ लगी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं लगी इंडिया के मुकाबले। अगर हम ये ग्रॉसरी वाला हिसाब किताब हटाते हैं और हम बाहर जाके खाएं हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो एक बार ढंग से डिनर करने का नॉन इंडियन फूड, इटालियन, मैक्सिकन या लोकल, कितना खर्चा होता है? इटालियन में अगर आप किसी बुफे में जा रहे हैं तो 15 to 20 यूरोस पर पर्सन ऐसे होता है, और इंडियन खाने जा रहे हैं तो आराम से 100 यूरो, 4 लोग हैं तो आई मीन 2 सब्जी नान। 100 यूरो से नॉर्मल है अगर इंडियन खाना खाने जाना है तो। अच्छे जैसे फाइन डाइनिंग में जाए थोड़ा और तो आई मीन मिनिमम 200 तक हो जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है जॉब पे और इनकम पे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा क्या हिसाब किताब है जॉब्स का और इनकम का। मोटा मोटी हम सबको पता है यूरोप इन जनरल बहुत महंगा है, फिनलैंड स्पेशली बहुत महंगा है। कितना महंगा है फिनलैंड? आई मीन यूरोप में तो है ही महंगा सब जगह। कितना महंगा? इंडिया से अगर हम लाइफस्टाइल में अगर हम 1 लाख रुपए खर्चा करें तो यहाँ कितना खर्चा करना होगा? सिंपल अगर हम इस क्वेश्चन को पूछे तो 2 लाख या 3 लाख? 3 में भी 3 से 4। लगभग 3 लाख। हाँ हाँ हाँ, मतलब 1200 से 1500 में आपको बेसिक अपार्टमेंट मिल जाएगा, रेंटेड अपार्टमेंट। और आप
1000 मान लीजिए अपना एक्सपेंस, ग्रोसरी एंड एवरीथिंग, ओके ये सब बिजली का बिल, पानी, ये सब मान लीजिए ये हो गया, तो आई मीन 2500 3000। मतलब 3,000 के आसपास। हम्म, तो ये 3,000 की नौकरी कितनी अवेलेबल है इस समय फिनलैंड में? अभी तो फिनलैंड में जॉब सिचुएशन बहुत ऐसा ऑप्टिमिस्ट कोई ऐसे नहीं है, जैसे दुनिया में हर जगह है अभी जॉब सिचुएशन। स्लगिश है मतलब हाँ, वैसा ही यहाँ यूरोप पर में भी है। हाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा स्लगिश है हाँ इंडिया और अदर कंट्रीज के मुकाबले। हाँ हाँ, जैसे बच्चे पढ़ाई करने अलग कंट्री से आ रहे हैं, पढ़ाई तो यहाँ पे कर ले रहे हैं, बट उसके बाद अब जॉब की सिचुएशन, जॉब इजीली नहीं मिल रही है। कल ही एक बोल्ट के ड्राइवर से मिला जो यहाँ जॉब करने के लिए आए थे, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं मिली। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बोल्ट में, उबर में गाड़ियाँ चला रहे हैं और क्या होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ढंग की जॉब्स की कमी है जेन्युइनली अभी। पब्लिक सेक्टर में तो स्पेशली यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब मिलना मुश्किल है। जो फॉरेनर जितनी जनता आती है वो मोस्टली आईटी बैकग्राउंड वाले हैं। यस। और मेडिसिन वगैरह में डॉक्टर्स की, सीएस नहीं। की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, बट उसमें भी आपको फिनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश में सर्वाइवल उतना आसान नहीं जितना कि फिनिश में होगा, राइट? अब तो है, मतलब मैंने तो वो ट्रांजिशन देखा है 12-14 सालों में। अब तो इंग्लिश बोलने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, और एक्चुअली एस्पो में तो अब इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, पहले सिर्फ फिनिश फिनिश है थी। थी। हाँ, ओके। मल्टीनेशनल कंपनीज में तो अभी भी उनका वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो आप बिल्कुल सरवाइव कर सकते हैं। वीज़ा का क्या सीन होता है? वीज़ा किस तरह का, कुछ वर्क परमिट लेना पड़ता है, क्या होता है? हाँ, वर्क परमिट आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका तो स्टूडेंट वो तो वीज़ा स्टूडेंट लगता वीज़ा है, में वो फिर तो यहाँ आके उसमें उनको आते जॉब मिल हैं। जाती है हाँ क्योंकि वो हाँ, परमानेंट हो जाते होंगे। परमानेंट हो जाते हैं उनका, धीरे धीरे वो हो जाता है। बट जॉब के लिए जो लोग आते हैं तो वो तो एम्प्लॉयर ही एम्प्लॉयर arrange अरेंज करके देता है। और एक चीज़ मैंने सुना था कि यहाँ पे आपका जो इनकम है उसके बेसिस पे पेनल्टीज एंड फाइन्स हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। क्या इसके पीछे रेशनल, क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे? जो रूल्स हैं, जो नियम कानून है, उसको लोग फॉलो करें अच्छे से। तो उसके लिए उन्होंने ये एक रूल बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं ओवर स्पीडिंग पे, अगर आपको फ़ाइन लगता है तो फिर आपको कितना फ़ाइन लगेगा, क्योंकि अगर अच्छी पोजीशन पे हैं और आपके लिए 100-200 मायने नहीं रखता है फ़ाइन, और आप ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, मे बी दैट वो उसके पीछे का रीज़निंग हो सकता है। तो रूल को तोड़ने का जो डर है वो शायद सबके वो फीलिंग सबको सेम समझ हो, गया। शायद उसके लिए उन्होंने ये बनाया है कि जितनी ज़्यादा सैलरी उसके बेसिस पे आपको फाइन लगेगा। समझ गया, वैलिड पॉइंट है। तो बेसिकली अगर आपकी सैलरी सपोज 1 मिलियन है तो प्रोपोर्शनेटली उस इनकम के हिसाब से कई बार वो फाइन्स होते हैं। मैंने सुना है किसी का एक बार 1 मिलियन का कुछ चालान भी आया था फाइन का ओवर स्पीडिंग के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है लॉजिक। जैसा अभी छवि ने एक्सप्लेन किया, मोर और लेस वैसे ही होगा कि भाई जो 1 मिलियन कमा रहा है उसके शायद 100-200 यूरो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग ना लगे, लेकिन अगर फाइन बहुत बड़ा होगा तो उसके लिए डिस्करेजिंग होगा। हाँ, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एक पार्टनर काम करके घर चला सकता है, अच्छे से सेविंग कर सकता है? हाँ, चला सकता है, चलाते हैं लोग, करते भी हैं लोग, बट बेटर है कि दोनों करें आराम से, तो अच्छा है सर्वाइवल। और अच्छा, मतलब आप इंजॉय करेंगे फिर उसको। ओके। एक भी वर्क करके, मतलब आई नो अ फ्यू फैमिलीज की एक इंसान भी काम कर रहा है तो अच्छा, बट यहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल ऐसी है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब आप क्वेश्चन बोर हो आप जाएंगे बोर बेसिकली। हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा करने को नहीं है कि पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, और हर कोई काम करता है, तो आपको कंपनी के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। आप खाली बैठे हैं तो आप क्या ही करेंगे। मतलब तो अर्निंग से के साथ साथ अर्निंग और एंगेजमेंट एक साथ साथ हो जाता बहुत है। बहुत ज़रूरी है एंगेजमेंट। इन जनरल अगर सपोज कोई 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस वाला टेक का बंदा यहाँ था तो उसकी सैलरी ऑन एन एवरेज कितनी होती होगी? बिल्कुल बेसिक लेवल जो स्टार्ट करते हैं, आई थिंक 2,500-3,000 ऐसे, और फिर ग्रेजुअली वो शुरू होता है मतलब बढ़ना। ऑन एन एवरेज साल भर का कुछ 40,000 के आसपास। हाँ, बट ये मैं स्टार्टिंग लेवल बता हाँ, रही हूँ, जो बेसिक लोग हाँ बिल्कुल, जो बेसिक जो स्टार्ट करते ग्रेजुएशन हैं। क्रॉस हाँ हाँ करके 2 हाँ, साल 3 जैसे साल का जो नया, एक्सपीरियंस वाला हाँ, है, शुरुआत फ्रेशर कर टाइप रहे के जो हैं। होंगे। यस, हाँ हाँ। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एनुअल इंक्रीमेंट्स इंडिया में जैसे 10% 15% होता है, यहाँ पर भी होता है? यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट्स कम है? यहाँ पे कम है, यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं होता। यहाँ पे वही लाइक ईयरली बोनस है एक चीज़, एंड देन यहाँ पे मुझे एकदम करेक्टली नहीं याद है, शायद 3%। क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी इन जनरल कम है, कम बैंक है। के इंटरेस्ट रेट्स भी कम है, तो शायद इसी वजह से हाँ इंक्रीमेंट्स भी उसी हिसाब से भी, हाँ प्रोपोर्शनेट हाँ, होते हैं। बिल्कुल। फिनलैंड में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है उसका मंथली बजट कितना होना चाहिए? बहुत सर्वाइवलिस्ट अगर नेचर से आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है, तो उसका कितना बजट होना चाहिए? मतलब 1,000 यूरो में सर्वाइव कर सकता है अगर हॉस्टल वगैरह में रह रहा है तो? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं जनरली ऐसे शेयर्ड अपार्टमेंट ओके। का भी है कल्चर, वो कर लेते हैं। तो अगर उसका रहने का हो गया है 500 में
तो मे बी अगर वो एक्स्ट्रा अपना 500-600 मतलब एक्सपेंस 1000-1200 लगा में ले मैनेज तो कर सकता है। हाँ, एक सबसे इंटरेस्टिंग है जॉब के केस में जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ टैक्सेज इतने ऑब्सीनली हाई हैं। जो टैक्स लेते हैं उसके एवज में जो सर्विसेज और फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है, स्कूलिंग फ्री है बच्चों की। अच्छा है, आई मीन ओवरऑल अगर टैक्स लेते हैं, बाकी आपने देखा ही है फिनलैंड कितनी साफ़ सुथरी जगह है और रोड्स कितनी अच्छी हैं, तो पब्लिक अ, स्पेसेज कितने वेल मेंटेन्ड हैं। हाँ वर्क कल्चर जो बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस वो यहाँ है, हाँ या हाँ सिर्फ कहने वर्क की बात है लाइफ कि यूरोप में नहीं, होती यहाँ है? पे है वर्क लाइफ बैलेंस। आप बिल्कुल अपना घर और बच्चे इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको इनफ फैमिली आओ टाइम बैठो। मिलता है हुँ, 5 बजे के बाद। हाँ, ये बच्चे के साथ हम लोग वीकेंड पे घूम रहे हैं वैसे। वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया की तरह नहीं कि आपको वीकेंड पे कॉल किया जाएगा, छुट्टियों पे कॉल किया जाएगा, नहीं, या किया जाता है। रेयरली अगर बहुत ही कुछ अर्जेंसी है देन आपसे बोल पूछते हैं कि आप वीकेंड पे काम कर पाओगे क्या। ये नहीं होता है कि यू हैव टू डू, ऐसा नहीं अच्छा। बोलता है मैनेजर। आपसे पूछते हैं कि आप अवेलेबल हो क्या वीकेंड पे। और कुछ लोग प्रॉम्प्ट होते हैं खुद से सेल्फ मोटिवेटेड जैसे बिंद हैं, वो अपने आप से ही वीकेंड हो कभी भी हो कोई मीटिंग हो कहीं घूमने गए तो भी वो लैपटॉप खोल के चालू हो जाते हैं, तो ऐसा फोर्स नहीं किया जाता, खुद का नेचर होता है। बट इन जनरल वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। मैं और छवि बात करने वाले थे फिनलैंड में लाइफस्टाइल वेदर के बारे में, और अभी ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं हेलसिंकी, तो ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा हेलसिंकी के अंदर? अच्छा है। जब मैं आई थी यहाँ पे 14 साल पहले, तब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मोस्टली मैं यूज़ करती थी। एंड जैसा कि भी हमने देखा, हमारी ट्रेन 1.5 मिनट लेट थी। और यूजुअली बसेस का भी यही एक्सपीरियंस रहा है जितना मैंने ट्रैवल किया है ट्रेन और बस से। हम्म और काफ़ी सेफ़ है बसेस। इवन यहाँ पे स्कूल में भी अगर पेरेंट्स कई बार प्रेफर करते हैं कि बच्चों को आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू बच्चे आते हैं, खुद से सेफ कन्वीनियंट पंक्चुअलिटी परफेक्ट है मतलब परफेक्ट। वन ऑफ द बेस्ट वैसे इन द वर्ल्ड यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और कॉस्ट वाइज कैसा लगता है, मतलब अगर कोई रेगुलर टूरिस्ट है तो अलग बात है, टूरिस्ट के लिए तो हमने जैसे एक डे पास लिया है 10 यूरो का। अगर कोई लॉन्ग टर्म रहने वाला है तो मंथली पासेज क्या सस्ते होते हैं? मंथली पासेस भी वैसे ही आई थिंक। जब मुझे जितना याद है 10-12 साल पहले, तो ऐसे 45-50 यूरोस के आसपास में मंथली पास आ जाते थे। और फिर उससे आपको ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, आप जस्ट उसको स्कैन करें और ट्रैवल करें। जब आपके पास वो है मंथली पास, तो आप ट्रेन और बस एंड ट्रैम उसमें ट्रैवल। हम लोग जैसे भी हमने डे पास लिया है, बच्चों के लिए कुछ 5 यूरो के आसपास था और एडल्ट्स के लिए 10 यूरो के आसपास, हाँ। जिसमें आप 24 आवर्स तक, हमने ए और बी जोन का लिया, तो ए और बी जोन में हम 24 आवर्स तक अनलिमिटेड टाइम सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, ट्रैम हो, बसेज हो या फिर बोट्स। करेक्ट? यस। HSL ऐप पे। और ये खरीद सकते हैं आप HSL ऐप पे। एक दो कार्ड्स ट्राई कीजिएगा अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं। तब बताइए आपका वेदर का क्या एक्सपीरियंस है, विंटर्स कैसी होती हैं यहाँ पे? विंटर्स तो अब डिपेंड करता है कि आप उसको, अगर आप इंडिया से तुरंत तुरंत आए हैं तो इट्स हॉरिबल। आपको देख के लगेगा कि कहाँ आ गए हैं, कौन सी जगह पे आ गए हैं। अक्टूबर से डार्क होना शुरू हो जाता है। दिसंबर तक आते आते स्नोफॉल शुरू हो जाती है, जो कि अब थोड़ा डिले हो गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से, हाँ। हाँ, बट जब स्नो होती है तब तो बिल्कुल ब्राइट हो जाता है। तब आपको थोड़ा लाइट भी देखने लगता है। बट उस स्नो के पहले वाला जो टाइम होता है, जब कि ऑटम के बाद, पहले तो डे लाइट कम होने लगती है। 3 से 4 घंटे का दिन होने लगता है धीरे धीरे धीरे। और फिर वो पेड़ों पे भी ना पत्ते हैं ना कुछ है, तो इट्स पूरा टोटली पूरा डार्क और बहुत ही डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग होता है। कंट्रास्ट कैसा समर के साथ? हाँ, समर के साथ फिर वही काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि अप्रैल से जब स्प्रिंग, मार्च अप्रैल से स्प्रिंग शुरू हो जाता है और मई तक आते आते आपको अचानक से ऐसे इन अ ब्लिंक ऐसा लगता है कि सब कुछ ग्रीन हो गया। सब कुछ दिखते देखते देखते और अचानक एकदम ऐसे चारों सब तरफ कुछ ग्रीनरी, green जैसे हो अभी हमें जाता दिख रही चारों तरफ ग्रीनरी है। ग्रीनरी। और अभी परफेक्ट टाइम है मतलब घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए परफेक्ट टाइम क्या है? जून जुलाई या फिर विंटर्स अगर नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है तो? हाँ, विंटर्स नॉर्दर्न लाइट्स। पहला स्नोफॉल का एक्सपीरियंस ऐसा था यहाँ पे? पहला स्नोफॉल तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं दिसंबर 28 हम्म 2012 में आई थी। हम्म और तब स्नो हो चुकी थी और अच्छी खासी स्नो थी। हम्म तो बहुत ही, आई मीन, बेसिक काफ़ी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपको टाइम लगता है समझने में। फर्स्ट ऑफ ऑल शूज़ बहुत ही गलत तरीके के जूते थे, स्नो में बिल्कुल भी काम नहीं आते थे। लाइक स्लीपरी भी होते हैं। और बेस्ट टू बाई हियर इफ़ यू आर कमिंग, तो आई मीन या तो बूट्स पूरे प्रॉपर वैसे होने चाहिए, बट विंटर के जूते यहाँ पे स्पेशली
एडवाइस मैं करूँगी कि अगर यहाँ पे विंटर में आ रहे हैं तो वो ही लें। यहीं पे खरीदिए। मैं तो वैसे मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड पहले से यहाँ पे थे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी। और हाँ, और जैकेट्स वगैरह इंडिया की खरीदे जैकेट्स यहाँ चलेंगे? अगर डाउन फेदर के जैकेट्स हों अच्छी क्वालिटी के तो चल जाएँगे। हाँ, अब तो आई थिंक यूनिक्लो वगैरह भी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे डाउन फेदर जैकेट्स करते हैं। अब तो मेंशन होता है कि -15 और -20 वाले उस तरह के जैकेट्स अपने इंडिया में भी अवेलेबल है। बट यहाँ पे भी मिल जाते हैं। अब तो रोवानिएमी में आई थिंक अगर आप टूर बुक कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रेंट भी कर सकते हैं शूज़ एंड जैकेट्स और ये सारी चीज़। विंटर्स में तो हमेशा डार्क रहता है, समर्स में जब हमेशा लाइट हो जाता है हाँ। तो स्लीप साइकिल कैसे एडजस्ट होती है? हो जाती है मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर थोड़ा लगता है जब आप तुरंत इंडिया से आते हैं तो वो देख के, बट फिर रहते रहते टाइम भी देख के फिर वही होता है कि रूटीन ऐसे है उसको टाइम देख के कि हाँ शाम के 6 बजे हैं 8 बज गए हैं डिनर है सोना है तो वो तो आई मीन अगर आप तुरंत से आ रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स देख के अगर आपने कभी इतनी सनलाइट नहीं देखी है रात के 12 बजे जून होते होते मतलब 11 बजे 11:30 बजे सनसेट सनसेट होगा, ओके। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे घरों में समर्स में उसके लिए डार्क कर्टन्स लगाते हैं ब्लैकआउट वाला, बेडरूम ब्लैकआउट वाले, ब्लैकआउट हाँ। करने के लिए। एक फाइनल क्वेश्चन लाइफस्टाइल पे, फिनलैंड की कौन सी आदत है जो बहुत अच्छी लगती है, जो और जगह होनी चाहिए? फिनलैंड में सब लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं हम्म, और लॉयल। अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि ओके आई विल डू दिस टुमारो हम्म। एंड देन इट विल। चलिए फिर कहीं किसी और सेटअप में कुछ और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो छवि हम लोग बात कर लेते हैं घर के बारे में। फिनलैंड में हाउसिंग का क्या हिसाब किताब है, रेंटल का, घर खरीदने का? तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको रेंट पे लेके रहना चाहिए या घर खरीदना चाहिए? डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आ रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म है, अपना कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए आ रहे हैं तो इजीली अपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं। और लॉन्ग टर्म आ रहे हैं तो आई थिंक यहाँ का रेंट भी 1000 मिनिमम होता है, मतलब 1500 से 2000। रेंट अगर पकड़ के चले हाँ, अपार्टमेंट का तो अराउंड 1500 यूरो होता है। तो बहुत सारे लोग अगर उनको पता है कि उनको अगले 5-10 साल और मे बी और भी आगे रुकना है तो आई थिंक वो लोग घर ले भी लेते हैं, वो भी अच्छा है। तो इजी जितना रेंट होगा लगभग उतनी ईएमआई होगी अगर 20 साल का टेन्योर ऑलमोस्ट पकड़े तो? डिपेंड करता है आप घर कितना बड़ा लेते नहीं, हैं। 2 बीएचके अपार्टमेंट टू कहीं बी एच के अपार्टमेंट, हाँ, जितना रेंट होगा 1000 ऑलमोस्ट डेढ़ उतना हज़ार ही। आपका ईएमआई। हाँ, बट एटलीस्ट इवेंचुअली आपका वो घर होगा कुछ टाइम के बाद, और ऐसे लगता है कि आप 5 साल 10 साल ऐसे ही रेंट पे वो दे ओके, रहे हैं। बेसिकली अगर आपको जाना भी है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, अगर 3 साल 4 साल भी आपको क्लियर है कि यहाँ रहना है, तो बेहतर है कि खरीद करिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इंडिया की तरह हाई नहीं है, लोअर साइड में। तो जो ईएमआईज होती हैं रफली जो आपका रेंटल होगा उसके आसपास ही होती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उस केस में आप, जैसे छवि ने बोला कि आप अपना एसेट बिल्ड कर लेते हैं, तो 2 बीएचके का रेंट कितना 1000 से 1500 के बीच में होगा, डिपेंडिंग ऑन एरिया, कितनी एरिया। पुरानी बिल्डिंग है और क्या-क्या फैसिलिटीज़ उसके हाँ, ऊपर। और ये रेंटल सब जगह सेम है, जैसे एस्पू में या फिर वांता में या हेलसिंकी में? हेलसिंकी ज़्यादा है इन सबसे? हेलसिंकी में थोड़ा ज़्यादा है, सिटी सेंटर एरिया और आई मीन अदर्स भी, बट बिल्कुल हाँ, अगर आप सिटी सेंटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि थोड़े बहुत हाई प्राइसेस होंगे, अदरवाइज मोर और लेस सेम रेंज रेंट है सब जगह एस्पो, पे, वांता, हेलसिंकी, ये तीनों मोर और जगह लेस सेम मोर है। और लेस सेम और है। अगर इससे भी कम बजट में कोई जैसे रहना चाहिए, वन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में या 1 बीएचके में, तो उसके रेंट्स इससे भी कम होंगे आई एम श्योर। हाँ, मे बी वो 800-900 में भी मिल जाए। ओके, बहुत जैसे स्टूडेंट्स उस तरह के ले करके शेयर्ड अपार्टमेंट भी रहते ओके। हैं। हाँ, शेयर्ड में मतलब 1 बीएचके ले लिया, 2-3 लोग उसको शेयर कर लिए। हाँ, तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं? जैसे एक तो अपार्टमेंट हो गया, हम्म। दूसरा कौन-सा ऑप्शन होता है इसके ऊपर, अगर कोई बड़ी फैमिली रह रही है, 4-5 लोग रह रहे हैं, तो क्या हाँ, ऑप्शंस हैं? उसके अलावा फिर दूसरा यहाँ पे रो हाउसेस जो होते हैं जिसको रीवी तालो और पारी तालो बोलते हैं, फिनिश में पारी मीन्स दो, तो वही रो हाउस, दो घर शेयर्ड एक साथ शेयर्ड जुड़े वॉल हुए होगा बीच होते हैं, का। शेयर्ड वॉल होती है। हाँ, तो रो हाउसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वहाँ पे आपको अपना अपनी पार्किंग फ्रंट में, एंड देन छोटा अपना लॉन का स्पेस होता है, ओके, बालकनी टेरेस सब कुछ होता है, तो फिर एक रो हाउस इज़ ओके। अनदर ऑप्शन। रो हाउस के बाद ये इंडिपेंडेंट प्लॉट्स के ऊपर ओन हाउसेस। उसके बाद ओन हाउसेस होते हैं जो कि मोस्टली फिनिश लोग जिनके अपने बड़े पहले के हैं घर, या अफोर्ड कर सकते हैं, तो हाँ ये भी है, एक ऑप्शन है अपना ओन हाउस, जैसे इंडिया में अपना समझ गया, इंडिपेंडेंट अपना हाउस। अपना प्लॉट खरीद के जैसे हाँ मकान बनवा हाँ, लेते हैं बट उसी जैसे तरीके। अपार्टमेंट और
रो हाउसेस में वो होता है, हाउसिंग कंपनी होती है, उनके थ्रू चीज़ें मैनेज होती हैं। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, और ये आपका मेंटेनेंस। हाँ हाँ हाँ, वो सब कुछ उसमें होता है, बट वही होता है कि जैसे अगर आप हाउसिंग कंपनी में भी अगर आप अपना घर ओन कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब आपको मेंटेनेंस देना होता है, देन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटीज आपका अपना, ऐसा नहीं कि कितना होगा रफली अगर हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो ये सारे खर्चे एडिशनल? अपार्टमेंट में 150 से 200 होता होगा, मतलब इलेक्ट्रिस अराउंड 200 मेंटेनेंस। मेंटेनेंस उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड होती है? अपार्टमेंट में शायद होती है, मुझे आइडिया नहीं है मैं। Okay. हाँ, हम लोग जैसे रो हाउसेस में इसके पहले रहते थे तो वहाँ पे ऐसे 300-350 होता था मेंटेनेंस, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी का अपना मेंटेनेंस के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, वो कितना रफली आता है अगर कोई रो हाउस में रह रहा है तो उसका? मे बी अराउंड 80-100 मैक्स में मैक्स ऐसे होता मतलब है। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बोथ? नहीं, वाटर का रो हाउसेस में 20 यूरो पर पर्सन Fix होता है। है, मोस्टली फिक्स होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउसिंग कंपनी, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा वेरिएंस होगा पर मोर और लेस 80। तो उसमें पर पर्सन में बच्चों को भी काउंट किया जाता है? हाँ। तो 4 लोग हैं तो 80 यूरो आपको पानी के लिए भी देना है, तो 160 और 350, तो 500-600। तो अगर आप घर ओन कर रहे हैं तो आपकी ईएमआई के अलावा ये एडिशनल खर्चे हैं। और अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो ये सारे खर्चे देने होते हैं या ओनर रेंट पे होता है तो वो शायद इंक्लूडेड होता है, वो पानी का अलग से नहीं देना होता है, दैट ओके, इज समथिंग। सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट मेरे ख्याल से देना पड़ता होगा। इंडियंस को अगर कोई यहाँ का रेजिडेंट नहीं, मतलब सिटीजनशिप नहीं है, तो लोन मिल पाता है या मुश्किल होती है? नहीं, लोन तो मिल जाता है, लोन में ऐसे कोई इशू नहीं होता है। Okay. आपको बस अपने दिखाना होता है कि आपके पास एक Employment वगैरह। एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, Okay. आप अपना रेंट अफोर्ड कर सकते हैं, ईएमआई वगैरह। हाँ, पेपर वर्क थोड़ा बहुत, इट्स नॉट ऐसा कुछ उससे, आई मीन सिटीजनशिप से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मतलब आप सिटीजन नहीं है, अगर आपके पास वर्क परमिट वगैरह अगर बराबर है तो आप मतलब लोन पे ले यहाँ पे घर खरीद सकते हैं आराम से। अगर खरीदना चाहे कोई सपोज 2 BHK अपार्टमेंट, तो वो कितने का आता होगा? अगेन डिपेंड करता है कि ब्रॉड रेंज, कि कब अगर कोई ब्रॉड बना रेंज हुआ अगर है, 300-400 ओके, में। और रो हाउसेज अगर लेना चाहे तो? तब रो हाउसेस भी बहुत कम हो गए इसको में, तो अब रेंज थोड़ा 500 to 600 हो गया ओके, है। 500 to 600 का मतलब 5 से 6 लाख यूरो। 3 BHK रो हाउसेस की बात करी छवि, और अपार्टमेंट्स भी लगभग उसी रेंज में मिलेंगे अगर 3 BHK लेंगे, थोड़ा बहुत नीचे होगा। अब जैसे जो नए घर बना रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, वो भी एक होता है कि जो स्टोन हाउसेस होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो वुड हाउसेस होते वो हैं सस्ते होंगे। वो थोड़े कम, बट वो भी आजकल जो नए बिल्ड हो रहे हैं वो 500,000 समझ गया, to मतलब 600 500,000 range का। बेसिक आप समझ के रखिए रो हाउस का पड़ेगा, और 2 BHK शायद 400,000 में आपको मिल जाए अपार्टमेंट। और इंटरनेट का कितना खर्चा होता है एक हाउस होल्ड के लिए, अगर फिक्स लाइन हम ब्रॉडबैंड की बात करें तो? बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनका तो कंपनी की तरफ से पे होता है तो इनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर मैं इंटरनेट पे चेक करके डाल दूंगा कि बेसिक कितना रफली मंथली एक्सपेंस है इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड का। और जो हीटिंग वगैरह होते हैं वो कैसे, बिजली के बिल में ही आते हैं या अलग से हीटिंग का खर्चा होता है? नहीं, वो तो बिल के साथ ही आता है इलेक्ट्रिसिटी आपके। बिल में हाँ ही है। हाँ हाँ, कि आपका तो आपने हीटिंग सिस्टम, मतलब आपने कितना यूज़ किया है वो Okay. इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही दिखेगा। इंडिविजुअल हाउसेस में होता है कि वहाँ पे एक बॉयलर होता है, जैसे आप कितना गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो कितना पानी कंजम्पशन है और कितना हीटिंग उसमें लग रहा है। उसके Okay. बाद फ्लोर हीटिंग होता है, जैसे ये तो जियोथर्मल हीटिंग है, जैसे बाकी घरों में रेडिएटर्स लगे होते हैं घर को वार्म तो रखने सब वो के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ही वो का? इंक्लूडेड होता है, ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है। होता नो नो। हाँ जी, दिव्या जी, तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ केयर कैसा है फिनलैंड का? तारीफें बहुत सुनी हैं वीडियोस में, रील्स में, वैसा ही है कि ओवर हाइप्ड है? नहीं, हेल्थ केयर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की कमी की वजह से चीज़ों में डिले बहुत होता है। ओके। जैसे कि अगर आपको अभी एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप राइट अवे जाके वॉक इन आपको नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और कभी कभी वो क्यू 1 महीने और 1.5 महीने बाद की भी मिलती है, जिसके लिए मतलब दूसरा ऑप्शन फिर वो है कि अगर आपको बिल्कुल से ही
बहुत दिक्कत है तो आपको फिर इमरजेंसी में जाना पड़ता है और अच्छा। वहाँ पे फिर देख मतलब इमरजेंसी है जो आराम से वॉक इन कर सकते हैं, बाकी और के और इमरजेंसी वो डिसाइड करते हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि एंड इमरजेंसी है? इमरजेंसी वो डिसाइड करेंगे कि इफ़ दिस इज़ इमरजेंसी और नॉट, क्योंकि वहाँ पे भी आपको 4 और से 6 घंटे बिठा के रख सकते हैं अगर उनको लगता है, कि अगर इमरजेंसी। डॉक्टर नहीं है वहाँ हाँ। पे और तो आप बैठे ही रहेंगे। हम्म। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ है, मतलब मैंने सुना है कि किसी के हाथ में कट हो गया है हम्म। तो बोल देते कि उसको दबा के बैठे रहो, हम्म। इतना इमरजेंसी नहीं है कि इसको तुरंत से स्टिच कर देंगे और बुला ओह। के, डिपेंडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगर उनको, मतलब अनलेस हम्म। यू आर डाइंग इट्स नॉट एन इमरजेंसी। अच्छा। तो मतलब ये प्रॉब्लम। ज़्यादा हो गया बट यस इमरजेंसी में जा सकते और हैं दिखाने। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है या पूरा का पूरा पॉपुलेशन पब्लिक हॉस्पिटल्स पे ही रिलाई करता नहीं, है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि हम्म। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ओके। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं, और जाते अगर भी हैं बहुत। इंश्योरेंस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कवर होता है, इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है यहाँ पे? मेडिकल इंश्योरेंस लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस भी थोड़ा महंगा ही होता है बट लेते हैं। फिनिश लोग तो बिल्कुल भी धड़ल्ले से लेते हैं, मैंने तो सुना है काफ़ी कॉलीग्स के थ्रू। तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपने ले लिया तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, कवर हो जाएगा। हाँ पर जा मेडिकल सकते हैं। इंश्योरेंस आप बोल रहे हो जैसे बहुत महंगा होता है, हम्म। तो लोग अवॉइड करते होंगे बहुत सारे लोग। हाँ कि मतलब अगर नहीं है ज़रूरत तो फिर हम क्यों उसको 500-600 ओके। पर ईयर दे अगर रहे हैं। कोई सिंपली आपको रूट कैनाल कराने जाना हुआ, इमरजेंसी में दर्द बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट में चलेगा तो कितना खर्चा होता होगा? प्राइवेट में तो विजिट करके ही मैंने देखा है कि आराम से आपको 700-800 का बिल तो राइट अवे 1 घंटे कंसल्टिंग में का बिल्कुल दिखा देंगे। कंसल्टिंग भी 150-200 होती है, मतलब जनरल बट अगर चेक उन्होंने कुछ किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा 700 होता है। 800 से शुरू हो जाएगा हाँ, रूट कहानी। कैनाल तो हाँ 700 काफ़ी। 800 सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 से, लोग टिकट करा के चले जाते हैं दुबई में और जो दूसरी हाँ, कंट्रीज में और कराने के बाकी लिए अगर विजिट कर रहे हैं इंडिया तो वहीं पे सब कुछ इंडिया में करा के कराना आते बेटर हैं। हो। तब तो यूरोपियन लोग भी जाके इंडिया में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मेडिसिन का क्या हिसाब किताब है, कैसे मिलती है मेडिसिन? मेडिसिन्स जैसे अगर आपको कोल्ड एंड कफ और जनरल फ्लू है तो आप नर्स उसको प्रेस्क्राइब कर देती है, ओके। और नर्स और डॉक्टर तो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा ओवर द काउंटर भी मेडिसिन्स वो तो मिल आपको जाती हैं। शॉपिंग मॉल्स वगैरह मिल जाएगा, हेडेक वगैरह के लिए हाँ हेडेक या कोई हाँ बाम रिलीव, पेन हाँ, रिलीवर यहाँ है। पे शॉपिंग मॉल सुने, आपतेकी जो कि फार्मेसी बोलते हैं, आपतेकी इन फिनिश, फार्मेसी में आप जा सकते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अवेलेबल हैं। अच्छा। तो बेसिकली ओवर द काउंटर आराम से मिल सकता है, प्रिस्क्राइब कराना है तो डॉक्टर और नर्स प्रिस्क्राइब विजिट करें तो के ही बाद मिलेगा। हाँ हाँ। यहाँ पर जो स्टाफ है हॉस्पिटल्स में वो इंग्लिश बोल पाता है, कंफर्टेबल होता है, या फिनिश में कन्वर्सेशन करना होता है? मोस्टली करते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं तो फिर उनको थोड़ा दिक्कत होती है, बट जनरली हाँ बिल्कुल इंग्लिश में आपको हर जगह लोग मिलेंगे। यहाँ पे दो दो डिलीवरीज कराई, क्या अच्छा लगा जो इंडिया में नहीं देखने को मिलता है? सब कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे। तो सिस्टम ऐसा है कि जब महिलाएं जब से प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अपने एरिया का एक नेवोला असाइन होता है। नेवोला इज़ मॉम एंड चाइल्ड केयर सेंटर आप बोल लीजिए। ओके। तो वहाँ पे आपका फिर मंथली चेकअप होता है। ओके। आपके लिए एक नर्स असाइन होती है जो कि थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी इवन आफ्टर डिलीवरी 1 ईयर तक वो गाइड करती है चीज़ों के लिए। ओके। वेट चेक करती है, बच्चे का ग्रोथ कैसा है, सब कुछ वहाँ पे तो चेक ये होता सब है। बेसिकली सब कुछ कवर्ड है, जो कवर्ड है। आपके टैक्स जो आप पे करो, इनकम टैक्स, उसमें कवर्ड है सब कुछ? यस। अच्छा, तो ये फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं। हम्म। वेटिंग टाइम एक बड़ा नेगेटिव है और इमरजेंसी केयर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। यस। और अगर हम बात करें यहाँ पे कल्चर की, तो इतने साल हो गए, कभी रेसिज्म फेस किया? बीइंग एन इंडियन, इंडियन हर जगह रेसिज्म फेस करते हैं। रेसिज्म से मैं कहूँगी फेवरिज्म, जैसे अगर आप ऑप्शन हो, मुझे ही ऑप्शन हो कहीं जहाँ पे कि मेरे साथ के मेरे 10 इंडियन हो और एक फिनिश हो, तो शायद उस जगह पे मैं भी उसको प्रायोरिटी पहले दूंगी ना, बिकॉज ही इज़ समवन लाइक मी। बट मुझे लकीली अभी तक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिनिश लोगों के साथ बहुत ही ओके। फ्रेंडली होते हैं। ओके। बस एक है कि वो इनिशिएट नहीं करेंगे, बट अगर आप इनिशिएट करते हैं बात करना तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तो बहुत ट्रीट करते एक्सट्रोवर्ट या हैं। ओपन नहीं है टू न्यू बहुत ओपन नहीं रिलेशनशिप? है, बट यस अगर आप इनिशिएट करते हैं, बात करना चाहते हैं तो रूड नहीं है ओके। ये लोग। ओके। और इंडियंस की कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है? इंडियंस एक दूसरे से को कैसे ट्रीट करते हैं यहाँ पे? काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स कहीं भी नई जगह पे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है अपना फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए, बट उसके अलावा ठीक है, मतलब सारे बढ़िया है कम्युनिटी में बिल्कुल। तो आपस में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हाँ है, हाँ, बहुत अच्छे वो से। सारी चीज़ें अच्छी हाँ है। हाँ, बहुत अच्छी है। और मतलब जो अपना एम्बेसी है उसके लेवल पे भी इवेंट्स होते हैं? हाँ, एम्बेसी पे भी इंडिपेंडेंस डे और
छोटे मोटे कुछ ना कुछ, जैसे हिंदी दिवस है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते Okay. हैं एम्बेसी के। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र कम्युनिटी बन गई है, गुजराती समाज कम्युनिटी बन गई है, Okay. तो अब यहाँ पे गरबा सेलिब्रेशन भी होता है। काफ़ी सारे and then- अलग-अलग हाँ, छोटे-छोटे हाँ, सबसेट्स भी बिल्कुल, बन हाँ, गए हैं। स्टेट लेवल की भी कम्युनिटीज़ बन गई हैं और Okay. ऑलमोस्ट सारे ही फेस्टिवल Celebrate सेलिब्रेट किए होते हैं। जाते हैं। अब हम लोग खेलते हैं क्विक फायर, सिंपली जस्ट वन वर्ड आंसर। फिनलैंड या इंडिया फूड? इंडियन फूड ऑफ कोर्स। समर या विंटर? फिनिश समर। फिनिश समर, इंडियन विंटर। यस। हेलसिंकी या बनारस? हेलसिंकी। थोड़ा जोर के साथ। सोना या चाय? चाय। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद की कार? खुद की कार। फिनलैंड की बेस्ट चीज? ऑनेस्ट लोग। वर्स्ट चीज? वेदर। एक चीज इंडियंस को पता होना चाहिए आने से पहले। लाइफ इज नॉट इजी हियर। फिनलैंड ओवररेटेड है या अंडररेटेड है? अंडररेटेड है। आप रिकमेंड करोगे इंडियंस यहाँ आने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। मेहनत करने को बट तैयार है। मेंशन कर रही हूँ, लाइफ इज नॉट इजी हियर। मेहनत करना ज़रूरी है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, फिनलैंड में लाइफ कैसी है इन जनरल लोगों की, इंडियंस की स्पेशली। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। और कुछ क्वेरीज हो जो पूछना चाहें आप छवि से, आप कमेंट में पूछिएगा। मैं या छवि टाइम निकाल के उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगले वीडियो में फिनलैंड से कुछ नया लेके मिलूँगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।